स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर 7 है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो इस चैप्टर के दोस्तों हम ऑल मार्क्स के यानी कि 3, 4 और 8 मार्क्स के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 मार्क्स के और 8 मार्क्स के प्रश्न आएंगे। तो वो सभी के सभी हम ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो इस चैप्टर का सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा विजयनगर की खोज से संबंधित। ठीक है, विजयनगर या हम्पी की खोज पर प्रकाश डालिए। ठीक है, 3 मार्क्स का ये प्रश्न बनेगा। तो इस प्रश्न में सबसे पहला आप जो पॉइंट लिखेंगे, देखिए पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता जाऊंगा। पहला पॉइंट लिखेंगे कॉलिन मैकेंजी के बारे में। कैसे? 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत एक अभियंता, जिसे इंजीनियर जैसे कहते हैं, वो कॉलिन मैकेंजी के द्वारा विजयनगर का मानचित्र तैयार किया गया था। कॉलिन मैकेंजी ने विरूपाक्ष और पंपा देवी के जो पुरोहित थे उनके साथ वार्तालाप करके एवं जो उन्हें जानकारी मिली वार्तालाप के बाद उसको लेकर मानचित्र तैयार किया था। यानी कि कॉलिन मैकेंजी के बारे में आप क्या लिखेंगे? 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी के द्वारा विजयनगर का एक मानचित्र तैयार किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला लिखेंगे अभिलेखकर्ता से संबंधित। दूसरा पॉइंट है 1836 ईस्वी में अभिलेखकर्ताओं ने हम्पी के कई अभिलेखों को एकत्रित किया एवं उनका अनुवाद कर जानकारी प्राप्त की, एकत्र की। फिर लिखेंगे छाया चित्रकार के संबंध में। 1856 ईस्वी में जो छाया चित्रकार हुआ करते थे, इन्होंने हम्पी के जो बचे हुए भवन थे उनके छाया चित्र खींचकर उनका संकलन किया, जिसका अध्ययन शोधकर्ता कर पाए। ठीक है, और उसके बाद जानकारी प्राप्त की गई। और आखिरी पॉइंट लिखेंगे इतिहासकारों के बारे में। ठीक है, आखिरी पॉइंट होगा इतिहासकारों के बारे में कि इतिहासकार जो थे, जो पुरातत्वविद थे, इनके द्वारा मानचित्र का अध्ययन किया गया, छाया चित्र का अध्ययन किया गया, अभिलेखों का अध्ययन किया गया, विदेशी यात्रियों के द्वारा छोड़े गए यात्रा वृत्तांतों का अध्ययन किया गया। और उसके बाद इन स्रोतों के अध्ययन के पश्चात तेलुगु और कन्नड़, तमिल तथा संस्कृत में जो लिखे साहित्य थे उनके साथ इन सभी का मिलान करके तब विजयनगर या फिर यूँ कह लीजिए हम्पी की जो खोज थी उसका पूरी तरीके से खोज जो थी वो संपूर्ण हो पाई। तो विजयनगर या हम्पी की खोज में प्रकाश डालेंगे तो आप कॉलिन मैकेंजी के बारे में, अभिलेखकर्ताओं के बारे में, छाया चित्रकारों के बारे में और इतिहासकार के बारे में लिखेंगे। ठीक है, अभी तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है प्रश्न दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की जो किलेबंदी थी, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी कैसे की जाती थी एवं इसकी क्या विशेषताएं थीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किलेबंदी जो थी वो कैसे की जाती थी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखिए, किलेबंदी कैसे की जाती थी। तो किलेबंदी की जो दीवारें थीं वो शुंडाकार तथा फनाकार पत्थरों को उपयोग से बनी थी। यानी कि किलेबंदी जो थी, किलेबंदी की जो दीवारें हुआ करती थी उनमें शुंडाकार तथा फनाकार पत्थरों का उपयोग होता था, जो कि आपस में जुड़े रहते थे। और इन्हें अंदर से भी जोड़ने के लिए मिट्टी एवं गारे का उपयोग किया जाता था। और विजयनगर साम्राज्य में 7 स्तर की किलेबंदी हुआ करती थी, जिसमें पहले स्तर पर पहाड़ियों को जोड़ा गया था और फिर खेत खलिहान तथा बाग बगीचों को किलेबंद किया जाता था। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट बनेगा किलेबंदी क्यों की जाती थी। दूसरा बनेगा किलेबंदी क्यों की जाती थी। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य का जो काल था उस समय की युद्ध नीति ये थी कि आप अपने विरोधी को, यानी कि आप किसी दूसरे साम्राज्य के शासक के साथ में युद्ध लड़ रहे हो तो उसे खाद्य सामग्री एवं संसाधनों से वंचित कर दीजिए तो वो स्वयं ही आत्मसमर्पण कर देगा। तो शासकों के द्वारा इस नीति से बचने के लिए यहाँ के शासकों ने किलेबंदियाँ करवाई थीं। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर हो गया, किलेबंदियाँ क्यों की जाती थी? युद्ध नीति से बचने के लिए। ठीक है, खाद्य सामग्री एवं संसाधनों की भरपूर मात्रा में वहाँ पे भरपूर मात्रा बनी रहे, कभी कमी ना हो, इसलिए किलेबंदी की जाती थी। ठीक है, तो किलेबंदी कैसे की जाती थी और क्यों की जाती थी, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या थी, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है विजयनगर साम्राज्य के धार्मिक केंद्रों में, जो विजयनगर साम्राज्य था
इसके धार्मिक केंद्रों में जो मंदिर पाए गए हैं उन मंदिरों की हमें विशेषताएं बतानी हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहली विशेषता देखिए आपकी स्क्रीन पे है गोपुरम का निर्माण। सबसे पहली विशेषता है गोपुरम का निर्माण। ठीक है, विजयनगर के शासकों के द्वारा मंदिरों के प्रवेश द्वारों का निर्माण जो था वो कराया गया था, जो कि मुख्य देवालय को बौना, यहाँ पे होना लिखा है, बौना प्रतीत कराते थे, जिन्हें गोपुरम कहा गया। और इनको बनवाने के पीछे राजा जो थे वो अपने कौशल का, संसाधन का, ताकत का एवं समर्थन जुटाने के कौशल को दिखाया करते थे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है सभागार। दूसरा पॉइंट है सभागार। मंदिरों में सभागार का प्रयोग जो था वो देवी देवताओं की मूर्ति स्थापना एवं नृत्य, संगीत, देवी देवताओं को झूला झुलाने एवं देवी देवताओं के विवाह उत्सव एवं जन्मोत्सव को मनाने के लिए सभागार का निर्माण करवाया जाता था, उसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, अगला देखिए पॉइंट 3 है, एक सेकेंड, हाँ पॉइंट 3 है रथ गलियाँ। ठीक है, पॉइंट 3 है हमारा रथ गलियाँ। मंदिरों के प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य देवालय तक रथ गलियाँ बनी हुआ करती थीं, जिनके दोनों तरफ आर्थिक क्रियाकलाप यानी कि बाजार लगे हुए होते थे, जो कि व्यापारियों के द्वारा लगते थे। ठीक है, और आखिरी पॉइंट लिखेंगे विट्ठल मंदिर के बारे में। विजयनगर शासकों के द्वारा अन्य स्थानीय देवताओं को भी अपनाया गया था। ठीक है, जैसे कि विट्ठल मंदिर, जो कि महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के अवतार विट्ठल देव के उदाहरण थे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या लिखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के धार्मिक केंद्रों में पाए गए जो मंदिर थे उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, गोपुरम के निर्माण के बारे में, सभागार के बारे में, रथ गलियों के बारे में और विट्ठल मंदिर के बारे में। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। ये प्रश्न 8 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 3 मार्क्स में भी। ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 2020-21 के लिए अमरनायक प्रणाली का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए अमरनायक जो प्रणाली है वो विजयनगर साम्राज्य की राजनीति की प्रमुख खोज थी, और इस प्रणाली के जो कुछ अंश हैं वो दिल्ली सल्तनत की इक्का प्रणाली से भी लिए गए हैं। अब देखिए जो कुछ मुख्य विशेषताएं हैं अमरनायकों की उसके बारे में। सबसे पहली विशेषता है अमरनायक सैनिक कमांडर हुआ करते थे। दूसरी विशेषता है इनको राय यानी कि शासक के द्वारा शासन करने के लिए क्षेत्र दिए जाते थे, और ये अमरनायक उन क्षेत्रों में जो किसान हुआ करते थे, शिल्पकर्मी होते थे, व्यापारी थे, उनसे भू राजस्व एवं अन्य कर वसूला करते थे। ठीक है, अब ये अमरनायक भू राजस्व का उपयोग कहाँ कहाँ करते थे उसका देखिए। अमरनायक भू राजस्व का उपयोग कुछ अपने व्यक्तित्व उपयोग में कर लेते थे, यानी कि कुछ मात्रा में खुद को उपयोग कर लेते थे। ठीक है, घोड़ों और हाथियों के दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। मंदिरों एवं सिंचाई के साधन के रखरखाव के लिए भी खर्च करने के लिए भू राजस्व का उपयोग करते थे। ठीक है, 5वां पॉइंट लिखेंगे, यह दल विजयनगर के जो शासक थे उन्हें एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे। ठीक है, स्वामी भक्ति, अमरनायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे, और अपनी स्वामी भक्ति को प्रकट करने के लिए ये दरबार में उपहारों के साथ खुद भी उपस्थित हुआ करते थे। यानी कि स्वामी भक्ति के लिए जो अमरनायक थे वो राजा को वर्ष में एक बार भेंट भी भेजते थे और कई बार उपहारों के साथ खुद भी वहाँ पे उपस्थित हुआ करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, विजयनगर साम्राज्य के पीछे के इतिहास में, यानी कि विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में जो अमरनायक थे, अमरनायकों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया करते थे और ये पूर्ण स्वतंत्र राज्य भी बना लिया करते थे। इससे बचने के लिए शासकों ने समय समय पर इन अमरनायकों का जो स्थान था वो स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पर करते रहते थे, और 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपने आप को स्वतंत्र राज्य स्थापित भी कर दिया था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 अमरनायक प्रणाली के बारे में। अमरनायक कौन थे? सैनिक कमांडर। राज्य के द्वारा जमीन दी जाती थी जिससे ये कर वसूलते थे। भू राजस्व का उपयोग, ठीक है, एक सैनिक शक्ति प्रदान करते थे। स्वामी भक्ति, ठीक है, इतिहास के बारे में, स्थानांतरण के बारे में। तो आई होप क्वेश्चन 4 आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने क्या देखा, अमरनायक प्रणाली क्या थी, इसकी विशेषताओं के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 8 मार्क्स का पूछा जाना है। ध्यान से देखिए क्या प्रश्न है।
विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में पाई गई मुख्य रचनाओं की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी विजयनगर साम्राज्य का जो राजकीय केंद्र है उसमें कौन कौन सी मुख्य संरचनाएं पाई गई हैं उनका हमें वर्णन करना है। तो एक भूमिका लिखेंगे पहले। विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में 60 से अधिक मंदिर पाए गए हैं और 30 से अधिक राजा के महल पाए गए हैं। और इतिहासकार इसका पता ऐसे लगाते हैं कि मंदिरों का जो निर्माण है वो राजगीर वस्तुओं से किया गया होगा और भवनों का निर्माण विकारी वस्तुओं से किया गया होगा। ठीक है, तो आप एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है। विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में मुख्य 3 संरचनाएं पाई गई हैं। एक है लोटस महल, एक है महानवमी डिब्बा हजार राम मंदिर, और एक है महानवमी डिब्बा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोटस महल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे लोटस महल के बारे में। तो 19वीं शताब्दी में कुछ अंग्रेजी विद्वानों के द्वारा इस लोटस महल की खोज की गई थी। हालांकि इस स्थान का प्रयोग क्यों किया जाता था इसकी कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं है हमारे पास। लेकिन कॉलिन मैकेंजी के द्वारा जो विजयनगर साम्राज्य का सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया गया था उसके अनुसार इस लोटस महल का उपयोग अधिकारियों के साथ बैठकर संवाद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता होगा। ठीक है, तो लोटस महल के बारे में आप ये 2 पॉइंट याद रखेंगे, अंग्रेजी विद्वानों के संबंध में और कॉलिन मैकेंजी के संबंध में। अगला पॉइंट है हजार राम मंदिर। सॉरी, ये हजार ही लिख गया यहाँ पे, यह है हजार राम मंदिर। ठीक है, इस मंदिर का जो उपयोग था वो केवल राजा और उसके परिवार के द्वारा किया जाता था। हजार राम मंदिर का उपयोग राजा और उसके परिवार के द्वारा ही किया जाता था। हालांकि इस मंदिर का जो मुख्य देवालय है उसकी मूर्तियां अब नहीं रही हैं, लेकिन इस मंदिर की जो दीवारें हैं उस पर उत्कीर्ण पटल चित्र यानी कि उस पर जो चित्र बने हुए हैं या जो छोटी छोटी मूर्तियां हैं वो सुरक्षित हैं, जो कि रामायण से संबंधित हैं। इसीलिए इसे हजार राम मंदिर कहा गया है। ठीक है, अब देखिए, अब जो है वो अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है राजा का महल। ठीक है, राजा का जो महल है ये राजकीय केंद्र की सबसे बड़ी संरचना है, क्योंकि इसमें सभा मंडप और महानवमी डिब्बा 2 संरचनाएं पाई गई हैं। तो सबसे पहले देखिए सभा मंडप के बारे में। सभा मंडप जो है यह एक ऊंचा मंच है जो कि निश्चित दूरी के लकड़ी के स्तंभों के लिए पास बने छेद हुआ करते थे, और इनके पास होने की वजह से अभी तक यह भी पता नहीं लगाया जा सका है कि इसका उपयोग क्यों किया जाता था। ठीक है, तो सभा मंडप के बारे में आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं छोटे से। लेकिन जो इस क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है महानवमी डिब्बा, इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, ये अलग से भी 8 मार्क्स में पूछा जाएगा। मैं आपको 8 से 9 पॉइंट बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखिए महानवमी डिब्बा। महानवमी जो डिब्बा है यह एक विशालकाय मंच है। यह लगभग 11,000 वर्ग फीट आधार की दृष्टि से और 40 फीट ऊंचाई तक जाता है। इसकी जो दीवारें हैं इस पर हमें कुछ चित्र भी मिले हैं और कुछ लकड़ी की संरचनाएं भी इस पर बनी हुई थी। ठीक है, और इस संरचना से जुड़े जो अनुष्ठान हैं किससे, जो महानवमी डिब्बा है इससे संबंधित इस संरचना क्या हो रहा है ये, हाँ अब ठीक है। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान सितंबर और अक्टूबर के शरद मास में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार जैसे कि दशहरा जो कि उत्तर भारत में मनाया जाता है, दुर्गा पूजा जो कि बंगाल में है, और नवरात्रि यानी कि महानवमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस अवसर पर जब ये अनुष्ठान सितंबर अक्टूबर के मास में मनाए जाते हैं, ये हिंदू त्यौहार जो होते हैं, तो इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपने रुतबे ताकत का प्रदर्शन करते थे, और इस अवसर पर धर्म अनुष्ठान में मूर्ति पूजा, राज्य के अश्व की पूजा की जाती थी, भैंस और अन्य जानवरों की बलि भी दी जाती थी। यानी कि धर्म अनुष्ठान में पहले मूर्ति पूजा, राज्य के अश्व की पूजा, भैंस या अन्य जानवर की बलि दी जाती थी। ठीक है, 7वां पॉइंट याद रखेंगे, नृत्य कुश्ती प्रतिस्पर्धा तथा घोड़े, हाथी और रथों तथा सैनिकों की एक शोभा यात्रा जैसे अन्य कार्यक्रम भी यहाँ पे चलते थे। साथ ही साथ जो प्रमुख नायक हुआ करते थे, प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं के द्वारा
राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर का मुख्य आकर्षण हुआ करती थी। यानी कि अमरनायक जो हुआ करते थे, ठीक है, और जो शासक के अधीन छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा शासक को जो भेंट दी जाती थी वो इस समय का एक सबसे बड़ा प्रमुख आकर्षण हुआ करता था। ठीक है। 9वां पॉइंट है त्योहार के अंतिम दिन। त्योहार के अंतिम दिन जो राजा हुआ करता था, ये नायकों की सेना का खुले मैदान में एक समारोह का आयोजित करते थे और उसका निरीक्षण करते थे। और एक आखिरी पॉइंट, महानवी डिब्बा जो है, जो कि एक बहुत बड़ी संरचना है एवं इसका क्षेत्र अति व्यापक था, इसलिए राजा के महल में इसका होना एक विवाद प्रदस्त कार्य या फिर विचार बना हुआ है। ठीक है, महानवी डिब्बा एक बहुत बड़ी संरचना थी और राजा के महल में इतनी बड़ी संरचना का होना एक विवाद प्रदस्त विचार बना हुआ है। ठीक है, तो महानवमी डिब्बा के बारे में आप ये पॉइंट याद रखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में पाई गई मुख्य संरचनाओं की विशेषताएं, इसमें से अलग से भी 3-3 मार्क्स के 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, और केवल महानवी डिब्बा जो है वो उसे अलग से ही पूछा जा सकता है 8 नंबर में। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में आपके चैप्टर 9 के MCQs क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।